सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम एक सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं 45 डेज चैलेंज दिल्ली पुलिस की। इसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी 45 सेट है उन सबको सोल्व करेंगे। राइट साइड में हमारा मॉक टेस्ट का लाइव पेपर चलता रहेगा, इसको देखिए 87 मिनट है। और लेफ्ट साइड में हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको। राइट, इसमें हम लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं और हिंदी में भी। तो चूंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है तो मैं इंग्लिश में आपको दिखा दूंगा, वैसे हिंदी भी आप चेक कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू ड्रिक पंचांग। ड्रिक पंचांग क्या मतलब, मैं आपको बता देता हूँ। एक पंचांग जैसे कि हम होते हैं ना, साठ सावन आसोज कातक माह मंगशर पो, इस तरीके से जो होती है, उसमें ये महाशिवरात्रि ड्रिक पंचांग के अकॉर्डिंग कैसे बनाई जाती है। राइट, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि ना फागुन में आती है। फाल्गुन को ऐसे लिखते हैं और हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे फागण कहते हैं। राइट, तो इसमें अमावस तक कृष्णा पक्ष का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि यानी कि टिल अमावस, अमावस तक। महाशिवरात्रि के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि लास्ट मंथ भी आपने देखा होगा शिवरात्रि हमारी गई है। राइट, अमावस तक का जो फेज होता है उसे ही बोलते हैं कृष्णा पक्ष, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कृष्णा पक्ष, फागुन और चतुर्दशी। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। चतुर्दशी का मतलब होता है चौदस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं 14th लूनर डे, लूनर डे। राइट, अब इसमें हम नेक्स्ट चीज बताते हैं कि ये आने का टाइम होता है हमारा फरवरी और मार्च। अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि नहीं सर, ये तो हमारा जो है जुलाई अगस्त में हमेशा आता है। वो महाशिवरात्रि मंथली वाली होती है। जो मेन महाशिवरात्रि होती है वो फेब मार्च में ही आती है गाइस। राइट, उस टाइम भी हमारा कावड़ का जो फंक्शन है वो कंडक्ट किया जाता है। राइट, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है महाशिवरात्रि का? इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा बताया जाता है क्योंकि इसी ड्यूरेशन में शिव और पार्वती के विवाह का जो मेन टाइम है वो बताया जाता है। राइट, और इसमें हमने देखा है कि फास्ट भी रखते हैं लोग, काफी लोग जो शिव को मानते हैं इसलिए वो फास्ट भी रखते हैं। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक ओलंपियन है जिसने कि एक अपनी किताब लिखी थी प्लेइंग टू विन। हिंदी में इसको बोलेंगे कि प्लेइंग टू विन शीर्षक से आत्मकथा कथा किसने लिखी है। राइट, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी प्लेइंग टू विन है, प्लेइंग टू विन, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी, वो तो मैं आपको बता दूंगा। जो अदर है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। साइना नेहवाल जी ने लिखी थी अपनी प्लेइंग टू विन। तो ये प्लेइंग टू विन, नेहवाल जी का आप ज्यादातर कैंडिडेट जानते होंगे जो 90s में पैदा हुए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 2012 के ओलंपिक्स में ये जो है आपने देखा इन्होंने मेडल लिया था हमारा। ठीक है, और इसकी एक और बुक है लाइफ ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। राइट, 2012 के ऊपर। मल्लेश कर्णम मल्लेश्वरी जी कौन है? ये इंडिया की फर्स्ट विमेन एथलीट है, या फिर जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी एथलीट में। ये कैटेगरी कौन सी में बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती हैं ओलंपिक्स में, वेट लिफ्टिंग करती थी ये। और जो ओलंपिक जिसमें ये मेडल लेके आई थी, ये बहुत बार पूछा जाता है इंडिया की तरफ से, कौन सी फीमेल जो है पहला ओलंपिक मेडल लेके आई थी जो ऑल अलोन लेके आई थी। राइट, अकेले ही लेके आई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय परियोजनाओं के उद्देश्य हैं? विकास, आधुनिकीकरण, समानता विकास, या फिर इस तरीके से। इंग्लिश में इसको देखते हैं कि फर्स्ट जो 5 ईयर का गोल है 1951 में हमने शुरुआत की थी, 1951 में, कि हम ये सब चीजें जो है रखेंगे कि भाई 5 ईयर के जो गोल हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये रखे जाते हैं। राइट, तो इसमें हमारा है कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी, इक्विटी। राइट, ये तीनों चीजों को रखा गया था। इसको हम विकसित भारत की जिसको आज हम बोलते हैं वो उसी टाइम पे लिखा गया था। राइट, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक फेस्टिवल मनाया जाता है यूपी में। यूपी में आपने इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से दे सकते थे। ताज महोत्सव आपको दिख रहा है, ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है? यूपी में। यूपी में कहाँ है? आगरा में। और ताज महोत्सव एक ही ड्यूरेशन में मनाया जाता है, वो है फरवरी।
फरवरी में ये ताज महोत्सव होगा, इसमें काफी लोगों को बुलाया भी जाता है कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ताज महोत्सव कब मनाया जाता है, ये उसी टाइम मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी और इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। जैसे सेकंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे हम्पी, हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में मैं जितने भी पेपर कराऊंगा उसमें थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ये एक यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट है। यूनेस्को साइट क्या होती है कि जो यूनेस्को जो यूएन है वो बताता है ताकि टूरिज्म वगैरह से और बेटर तरीके से लोग इस साइट को जान पाए। ये सिचुएटेड कहाँ पे है, विजयनगर। विजयनगर आपने जरूर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, विजयनगर एम्पायर जो हमारे साउथ इंडिया में, इसकी लेगेसी को दिखाता है कि ये उत्सव इसलिए दिखाया जाता है कि जो साउथ इंडिया में विजयनगर की एम्पायर था उसकी लेगेसी को। अच्छा, नत्यांजलि उत्सव, नत्यांजलि उत्सव किस लिए मनाया जाता है, ये भी साउथ इंडिया का ये फेस्टिवल है ना, साउथ इंडिया में ये मनाया जाता है। एक टेम्पल है, आपने सुना भी होगा, टेम्पल का नाम नहीं सुना होगा तो चिदम्बरम जरूर सुना होगा, चिदम्बरम, राइट। ये उस ड्यूरेशन में मनाया जाता है। और लास्ट में हमारा निशा गांधी फेस्टिवल। निशा गांधी फेस्टिवल क्या होता है गाइस, ये ना एक क्लासिकल डांस फेस्टिवल होता है, क्लासिकल डांस फेस्टिवल। अच्छा, ये मनाया कहाँ पे जाता है, ये मनाया जाता है केरल में। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे वरना टाइम खत्म हो जाएगा। एक नए प्रधानमंत्री आए थे जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे। हिंदी में करे तो नई वैश्वीकरण नीति कब लागू की गई थी, उस टाइम हमारे पीएम कौन थे, ये आपने जरूर सुना होगा। एलपीजी इंडिया में कब आया था, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन वगैरह हमें कब किया था, हमारी जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड के लिए खोला गया था, ये कौन सी ड्यूरेशन थी, 1991 का टाइम था। इस टाइम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे हमारे नरसिम्हा राव जी उस टाइम, नरसिम्हा राव, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद गवर्नर एसेंट टू बिल, गवर्नर जो बिल पे अपनी हाँ भरता है कि भाई कौन सा जो अनुच्छेद है उस पे सहमति किस लिए दिखाई जाती है, और वो कौन सा आर्टिकल है हमारा। आर्टिकल मैं आपको ये चारों बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 200 का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 200 का मतलब है कि अगर कोई स्टेट है, राज्य है, स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर के पास अगर कोई बिल हो तो उसमें अपनी सहमति देने के लिए गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको आर्टिकल 200 बोलते हैं। अब 201 कौन सा होता है, राइट, वो भी सेम ही होता है, आर्टिकल 201 भी सेम ही होता है, राइट। इसमें फर्क थोड़ा सा इतना होता है कि गवर्नमेंट बिल जो प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट उसे रिजर्व कर लेता है तो वो 201 आर्टिकल हो जाता है। 164 जो आर्टिकल है वो किस लिए रिजर्व रहता है, वो रहता है कि चीफ मिनिस्टर वगैरह से रिलेटेड है ये। और लास्ट में बचा 264, ये सबको मालूम होगा, यूनियन और स्टेट के बीच में जितने भी आर्टिकल है उसमें 264 से शुरुआत करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन का कौन सा भाग मल द्वारा बाहर निकाला जाता है। मल द्वारा मतलब जैसे आप फ्रेश होते हैं तो वो किस लिए निकाला जाता है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आपको ये डिफिकेटेड अगर वर्ड समझना है तो इसको हिंदी में कर लेना। उसको बोले जाता है कि आपकी बॉडी में जो इनडाइजेस्टेबल फूड है, इनडाइजेस्टेबल यानी कि जो पचता नहीं है, और अनयूज्ड फूड होता है उसे ही बोला जाता है, अनयूज्ड फूड उसी को बोलते हैं। और जो नहीं पचने वाला अप्रयुक्त भोजन, राइट। इंग्लिश हिंदी में आप अगर इसको क्वेश्चन को देखते तो सोचने की जरूरत आपको पड़ती नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने वाला कौन है। राज्य के विधानमंडल को बुलाने की जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की, गवर्नर की। और जो पूरे देश में जो बुलाए जाते हैं उनको कौन बुलाता है, उनको बुलाए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, राइट। अगर प्रेसिडेंट बुलाते हैं तो हेड बाई पीएम होता है, हेड बाई पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर उनका राजा होता है। और स्टेट में कौन होता है, हेडेड बाई सीएम, सीएम वहां का राजा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किए हैं। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है कि जो पूजा पाठ यज्ञ रिचुअल्स वगैरह अरेंज करते थे उसी को बोला जाता था, वो कौन करता था, पुरोहित करते थे, पुरोहित।
राइट, हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो शायद आपको समझना है कि रिलीजियस रिचुअल्स कौन करता था। इसके अदर ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि वज्रपति कौन होता था। आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे, जिसके पास गाय भैंसे घोड़े वगैरह कैटल्स जो होती थी उनका किंग होता था, उसे पुरोहित बोला जाता था। अच्छा, ग्रामीणी जो गांव का प्रधान होता था उसे बोला जाता था। सेनानी वो होता है जो कमांडर ऑफ आर्मी वगैरह रहता था। अब हम नेशनल वाटरवे NW10, देखिए जैसे कि हमारे नेशनल हाईवे होते हैं वैसे ही नेशनल वाटरवे भी होते हैं। नेशनल वाटरवे NW10 किसे बोला जाता है, मैं आपको दो चार इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ नेशनल वाटरवे 1, ये कहाँ पे है। ये जो गंगा भागीरथी और ये हुगली नदी तक जाता है कलकत्ता में, है ना। ये यूपी से ट्रांसफर होके और सारा यहाँ हमारा कलकत्ता तक जाता है, इसे 1 बोला जाता है। अगर हम बात करें 10 की, 10 जो है हमारा नॉर्थ नेशनल वाटरवे 10, ये कहाँ पे है, ये अपने महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वहां पे एक रिवर है अंबा नदी, शायद आपने नाम सुना होगा अंबा नदी का। उस पे ये वाटरवे जो है वो लोकेटेड है। ये किस लिए काम आता है, फॉर कार्गो शिप्स, यानी कि माल का आना जाना, बड़े बड़े कैंटर्स आपने देखे होंगे। और नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो वो है केरल में। ये केरल में का भी मैंने बता दिया, महाराष्ट्र का भी बता दिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेशनल वाटरवे 1 है। इसकी थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने इनॉग्रेशन वगैरह किया था, करीब 2 साल पहले, राइट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा युग्म गलत है, इसे इंग्लिश में ज्यादा कर लेंगे, बेटर कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं और फेरस मेटल क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। फेरस मेटल वो होते हैं जिसमें आयरन होता है, जिसमें लोहा होता है, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया। और नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, लीड हो गया, लीड मतलब शीशा हो गया, जिंक हो गया, या फिर कॉपर हो गया, राइट। इसी में हमारा आंसर आपने देख लिया होगा। और प्रीशियस मेटल कौन से होते हैं, प्रीशियस मेटल वो होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन्हें प्रीशियस मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा होगा कि फेरस कौन सा है और नॉन फेरस कौन सा है, जिसमें आयरन नहीं होता है। जैसे जिंक में आयरन नहीं होता है, ये ठीक है। प्रीशियस मेटल प्लेटिनियम बिल्कुल ठीक है। फेरस मेटल जिसमें आयरन होता है। नॉन मेटल लीड, यानी जिसमें आयरन नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द रोल टैक्ट कब पास हुआ था, वो किया गया था 1919 में। और इसी रोल टैक्ट के टाइम पे जो अपने उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे हैं, ये उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि दे दी थी, राइट। ये वही टाइम था। इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराएं। उस्ताद अल्लाह रखा सबीर खान और पंडित किशन महाराज, ठीक है, एंड पंडित जनान प्रकाश घोष, ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। ज्ञान प्रकाश घोष। सबसे पहले मैं भाई इनमें से ज्यादा को नहीं जानता, सिर्फ दो को ही जानता हूँ, राइट। एक तो अल्लाह रखा है और दूसरा है हमारा कृष्ण किशन महाराज। ये दोनों किससे रिलेटेड थे, ये बहुत इजी है, तबला बजाते थे ये। जैसे एक आपने सुना होगा बा हारमोनियम बजाते थे, वैसे ये तबला बजाते थे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन मोन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटक, कर्नाटक में से इसमें से कौन सा फोर्ट नहीं है। इसमें से शायद आपने दो ही फोर्ट का नाम सुना होगा, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, पलक्कड़, पलक्कड़ जो ऑप्शन 4 है फोर्ट, ये किला कहाँ पे है, ये हमारा है केरल में। ये फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे एक आपने हैदर अली का नाम सुना होगा, इनका नहीं सुना होगा तो इनके बेटे का जरूर सुना होगा, जिसको क्या बोलते हैं, टीपू सुल्तान। जब अंग्रेजों और मैसूर का, इंग्लैंड और मैसूर, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश मैसूर वॉर, 1760s में जब ये चल रहा था तब ये किला बनाया गया था। शायद 1768 के अराउंड बनाया गया था, 1760s आप याद रखिए, राइट। अब कित्तूर से एक रानी आती थी, कित्तूर फोर्ट किस लिए फेमस है, एक रानी आती थी, आपने रानी झांसी का तो नाम सुना होगा, उसके अलावा भी एक रानी फेमस थी, जिनका नाम था छेनम्मा शायद, छेनम्मा, इससे ही रिलेटेड कोई वर्ड है, ऐसा ही कुछ वर्ड है, एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर, यही है वैसे तो शायद। एक रिबेल थी ये भी। इन्हें रिबेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो है वो की थी, और वो की थी 1824 के टाइम पे, जब रानी झांसी का अस्तित्व भी नहीं था। लेकिन ये साउथ साइड से थी तो बहुत ज्यादा इनको नहीं याद रखा जाता। गोल गुम्बज कहाँ पे है, गोल गुम्बज हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमारा सिचुएटेड है बीजापुर में। बीजापुर, बीजापुर आपको मालूम ही है, जो एक डायनेस्टी थी आदिल शाह की,
आदिल शाह। आदिल शाह दूसरा किस चीज के लिए फेमस है? ये राखी सावंत जी के हस्बैंड है, राइट। आदिल उसका नाम है। ठीक है, तो आपको पता है पलक्कड़ केरल में, इसलिए वो कर्नाटक में सिचुएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आर्टिकल आया था 86 आर्टिकल, यानी कि 2002 में 86 आर्टिकल पास किया गया था कि भाई इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक आपको उनको शिक्षा प्रदान करनी मैंडेटरी है, राइट। यानी कि आपको गाँव वाँव में हम जब छोटे बच्चे थे 6-7 साल, तो हमें पता चला कि भाई शिक्षा होनी चाहिए। उस टाइम बच्चों को पीटना वीटना नहीं होता था, राइट। ये उससे रिलेटेड था। मगध राज्य के शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? मगध का तो खैर सबको मालूम ही होगा, हरण्यक। सबसे पहले मैं हरण्यक वंश के बारे में बताता हूँ। हरण्यक वंश किसका था? उसमें बिंबिसार जी ने शुरुआत की थी, उसके बाद आए थे बिंबिसार जी, के बाद आए थे अजात शत्रु। अजात शत्रु। मैं सारे ऑप्शन इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको टाइम पे याद आ जाए। फिर उनके बाद आए थे शिशुंग। शिशुंग के बाद आए थे महापदम नंद। नंद डायनेस्टी की शुरुआत इन्होंने की थी। लास्ट में आए थे मौर्य। ठीक है, तो ये सारे चार ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहली डायनेस्टी जिसने मगध पे शासन किया था वो हरण्यक ही थी। उसके बाद ये धीरे धीरे इनकी जो सीक्वेंस है ये थी। अब हम नेक्स्ट पे करते हैं पोन प्यादा। प्यादा ये हिंदी में अगर इन्होंने दे रखा होगा, प्यादा चेस खेल में खेला जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की थी? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है कि चौथे की नहीं, आपको पढ़ना है छठे की किसने की और सातवां कौन करेगा, क्योंकि आपके करंट अफेयर में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, फोर्थ नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर सबसे सबसे अधिक वर्षा होती है? आपने एक शहर का नाम जरूर सुना होगा, मानेसवरम। मानेसवरम। इसको किस लिए फेमस किया जाता है? शिलोंग में ये लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, लगभग मान के चलो 10,000 mm से ऊपर ही होती है। कई बार ये 12,000 की रेंज तक चली जाती है। ठीक है, तो यानी कि 10 मीटर, 10 मीटर बहुत होता है, यानी कि 30 फुट तक पानी इसमें बरस जाता है एक सीजन में। अब हम बात करते हैं कि आईबीए वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, 2023 याद नहीं करनी है, 2025 याद करनी है। और 26 की कहाँ होगी आईबीए वुमेन जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग? ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब ये नहीं पता किसके सेट में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल इनमें से कौन सा रिलेटेड है जो कि राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस के लिए फेमस है? इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आर्टिकल्स हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, 22 में क्वेश्चन है। वैसे तो आपको ये सारे ही आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ। राइट टू वर्क जो होता है, राइट टू वर्क ये होता है 41 में। मैटरनिटी लीव जो होती है, जो फीमेल्स को दी जाती है, वो दी जाती है 6 मंथ की, यानी कि लगभग 24 से 26 हफ्ते के लिए वो छुट्टी जो दी जाती है वो आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 43 की बात करें तो लिविंग वेज, मतलब कि भत्ता, गुजारा भत्ता जिसको काम के लिए दिया जाता है मिनिमम, जो कि हमारे पे कमीशन से रिलेटेड है, वो फोर्टिकल आर्टिकल 43 है। 44 तो सबका होगा, यूसीसी सबको एक टाइप का सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए मुस्लिम्स अगेंस्ट रहते हैं कि हम तो 4 ही बीवी चाहते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण है? इग्नियस रॉक के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इंग्लिश में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, शायद आपने इनमें से कोई सा नाम पढ़ा हो। हिंदी में तो आपको मिल भी सकता है, चैट, ये सब में से आपने शायद ही कोई नाम पढ़ा हो। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इग्नियस रॉक कौन से होते हैं? वो रॉक होते हैं जिनमें मैग्ना वगैरह, लावा, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वो जम जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट। बेसाल्ट के बाद है ओब्सिडियन। ओब्सिडियन और कोई एग्जांपल इसका मैं आपको बताऊं, रेयोलाइट। ये चार हैं इग्निशियस रॉक के। अब इसके अलावा मैं बता देता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकंड पार्ट होता है। सेडिमेंट्री में क्या होता है? जब सोइल इरोजन वगैरह होती है ना, जो डिपॉजिट हो जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। इसके अलावा आपने ब्रेसिया सुना होगा। अच्छा, चर्ट भी इसी का पार्ट है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इनको वैसे, चैट जिसको चर्ट बोलते हैं, मैं चर्ट ही बोलता हूँ। और लाइमस्टोन, राइट, ये इसका पार्ट है। वैसे मैंने इग्निशियस का पार्ट बता दिया मैं, बाकी ये रियोलाइट ही है। ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक
ये कौन सा होता है जो हीट और प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर से बनते हैं ना जब गर्मी वगैरह से, जैसे कि मार्बल आपने देखा होगा, मार्बल इसी का पार्ट है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। स्लेट, स्लेटी आपने देखा होगा, स्लेट। इसके अलावा ग्नेसिस, इसके अलावा शीस्ट, ये इनके पार्ट है। ये इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना। कम से कम 6 से 7 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन ज्योग्राफी का जरूर बनता है। अब सिद्धि धमल, सिद्धि धमल वैसे तो आप नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे। सिद्धि धमाल एक राज्य का नृत्य है जो कि सफल शिकार गतिविधियों का जश्न मनाया जाता है। शिकार पहले के टाइम में कहाँ किए जाते थे? काफी पहले ये किए जाते थे कि एक गुजरात है, गुजरात राज्य की बात है ये। गुजरात में अफ्रीकन लोग आते थे जो कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, सिद्धि कम्युनिटी। सिद्धि का देख के पंजाब मत लगा देना कि सिद्धू जी वहां से है तो सिद्धि यही होगा, नहीं। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? बहमनी साम्राज्य का मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 1340 से 1360 के बीच में इनकी शुरुआत हुई थी, जिन्होंने काफी चैलेंज दिया था साउथ इंडिया में। उस टाइम हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसको याद कैसे रखना है आपको? एक किसी का तो जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी है, ये आए थे 1296 से लेके और 1316 तक, फिर इनके बेटों ने राज किया थोड़ा बहुत 1320 तक। वैसे मुस्लिम्स में एक थोड़ी सी प्रथा, कटु प्रथा रहा है। इनके जो चेले थे ना, सब ने आपने मूवी देखी होगी, जो रणवीर सिंह का चेला था जिसे वो 1000 दिनार में खरीद के लाया था, उसे 1000 दिनारी भी बोलते थे। आप उसका नाम जरूर बताओ। ये मीठा था वैसे तो। ठीक है, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के सब बेटों को मार दिया और इतनी बेरहमी से मारा। जैसे कि आपने देखा होगा ना छावा मूवी, छावा मूवी में जो हमारे सांबाजी हैं उनकी आंखें निकाल ली गई, कान काट दिए गए, जीभ काट दी गई, नाखून निकाल लिए गए, उनको जिंदा, उनके बाल जला दिए गए थे। 40 दिन तक उनको ना खाना ना पानी कुछ नहीं दिया गया, उधर ही वो जिंदा उनको मार दिया गया, चीलों ने उनको खाया। फिर जो उनकी बेल वगैरह उनको और उनको शरीर को बांध के समुद्र में फेंक दिया था। हालांकि वो उनको वापस से बचा लिया गया था, मतलब वो तो खैर जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन वो बेल वगैरह आज भी वहां पे लोकेटेड है जहाँ पे औरंगजेब ने उनको रखा हुआ था। तो मैं ये बताना चाहता था कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम थे, उनके बाद तुगलक डायनेस्टी आई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया था। 86th अमेंडमेंट 2002 की बात है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग में भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में गलत ढंग से सुमेलित है? दंड परिवर्तन, स्थगन, क्षमादान या क्षमा। हिंदी में तो आप पढ़ जाएंगे, इंग्लिश में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पार्डन का मतलब होता है कि क्षमा याचना। पार्डन, पार्डन इसका मतलब होता है कन्विक्शन जो होती है ना, उसको सेंटेंस को राहत दे दी जाती है, मीन्स कन्विक्शन में राहत दे दी जाती है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, जिसको बहुत भारी सजा मिलती है उसको थोड़े टाइम के लिए कि भाई रिलीफ वगैरह दी जाती है। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पनिशमेंट को दिया जाता है, जो बिल्कुल ठीक है। यानी कि फांसी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, या फिर जो है पूरी उम्र कैद के लिए आपको 14 साल की कैद कर दी जाए, कम कर दी जाए। रिस्पाइट का मतलब होता है राहत। इसका मतलब होता है कि लेसर सेंटेंस, जैसे कि कम्यूटेशन में होता है ना वैसा ही दिया जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या होती है कम्यूटेशन की? कम्यूटेशन की वजह तब होती है जब आप हैंडीकैप हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, इसमें ही ये दी जाती है, राइट। और रिप्रीव का मतलब होता है सस्पेंशन, टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंशन दे दिया जाता है कि भाई आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर मर्सी की अपील कर सकते हैं, उसको रिप्रीव बोला जाता है। ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी एमएफआई दैट वर्क्स ऑन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप? एनबीएफसी एमएफआई का मतलब क्या है कि जो ग्रामीण संयुक्त दायित्व समूह ऋण मंडल पर मॉडल पर काम करती है, वो कौन सी होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनबीएफसी। जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको मालूम होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसको बोला जाता है। ये माइक्रो फाइनेंस वगैरह के लिए काम करती है, मतलब छोटे फाइनेंस वगैरह के लिए। माइक्रो फाइनेंस में हमारी जो रहता है उनका हेड कौन होता है? आरबीआई होता है। और इनकी एक ब्रांच है मुथूट, मुथूट, मुथूट की एक ब्रांच है, छोटी सब ब्रांच, उनका बेबी, जैसे कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा बच्चा है जो थोड़ा सा बिगड़ गया है जिसे पाकिस्तान बोलते हैं, वैसे ही मुथूट का एक बच्चा है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।
राइट, यही ऑप्शन वन आंसर है आपका। वैसे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जीविका फल का उदाहरण है। जीविका फल का मतलब होता है जो आप अपने रोजी रोटी के लिए बचाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं आप अपने लिए बचाते हैं। कॉटन क्या हो गया, कॉटन का मतलब गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, ये कि कैश क्रॉप्स हैं, इनसे आपको पैसा पैसा मिलता है, जिस वजह से इनको कैश क्रॉप्स बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एनी बेसेंट एक फैबियन सोशलिस्ट थी। फैबियन का रिलेशन मैं एनी बेसेंट के साथ आपको बता देता हूँ। एनी बेसेंट जो कि 1916 के टाइम पे कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनाई गई थी, राइट। तो उसी टाइम हमने लखनऊ पैक्ट भी देखा था। ये फैबियन सोसाइटी से बिलोंग करती थी। फैबियन सोसाइटी एक टाइप की अंग्रेजों ने अपनी सोसाइटी बना रखी थी, जैसे कि आजकल हम देखते हैं ना कि फ्लैट्स वगैरह में अपनी सोसाइटी और ये सब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए जाते हैं, उस टाइम पे भी अंग्रेज बनाते थे। और इनके जो किंग होते थे ना, ये वो थे बर्नार्ड शो, बर्नार्ड शो। जैसे पृथ्वी शो है वैसे ही बर्नार्ड शो थे, उनकी ये फॉलोअर थी, राइट। तो और ये कांग्रेस से बिलोंग करती थी, जॉर्ज बर्नार्ड शो, पूरा नाम इनका ये मुझे बर्नार्ड शो के नाम से याद है भाई, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इब्न बतूता कौन था, इसके बारे में, इसे रिहला भी बोला जाता था, इसका निकनेम था। वैसे तो ये अरब कंट्रीज से बिलोंग करता था, मोरक्को से आया था ये। इब्न बतूता को याद कैसे करना है, दो सी और दो इब्न बतूता में आपने देखा होगा, इब्न बतूता, ये बत्तू बी डबल टी डबल सी, इसलिए मैं इसको इसी ट्रिक से याद करता था भाइयों, कि डबल सी मतलब डबल टी। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, अरब देशों से इसका बिलोंग था। वैसे ये थोड़ा सा अरबी लैंग्वेज वगैरह मुस्लिम्स को एक्सट्रीम सपोर्ट करते थे अरब लोग, राइट। तो अब क्योंकि वो मुस्लिम ही थे। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, किसी और देश से वो जो है ताल्लुकात नहीं रखेगा, विदेशी राज्य से उसकी जो उपाधि है वो स्वीकार नहीं करेगा। यूएस में क्या है कि आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती है, यूएस की भी और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पे भी। इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, आपको सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, राइट। तो वो किस आर्टिकल में दी जाती है, वो दी जाती है आर्टिकल 18 में। सबको मालूम है कि आर्टिकल 18 इसके लिए माना जाता है। अब समस्या क्या आती है कि आर्टिकल 18 में कौन सा, जो पहला है वो दिया जाता है मिलिट्री टाइटल, मिलिट्री टाइटल। अब जो दूसरा दिया जाता है वो दिया जाता है फॉरेन स्टेट को, राइट। थर्ड भी है, वो भी फॉरेन स्टेट को दिया जाता है, लेकिन उसकी कैटेगरीज अलग होती है। फोर्थ जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ही उसको अलाउ करता है, राइट। अब बात करते हैं, अन्नदाता आर कृष्ण एक प्रसिद्ध क्या बजाते थे, जैसे अब्बा हारमोनियम बजाते थे वैसे ही ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज बजाते थे, जिसको इंग्लिश में ये बोला जाता है और हिंदी में ये बोला जाता है मृदंग, जिसको बोला जाता है, मृदंग बजाते थे वो। आपका एक ही नाम याद रखना है, अनंत आर कृष्णन। सिर्फ यही मृदंग के मेन खिलाड़ी हैं, उसके अलावा आपको कोई और याद करने की, मृदंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 ईयर की पॉलिसी 5 ईयर प्लान 1951 में इंडिया ने लिए थे। वो कहाँ से लिए थे, उससे पहले एक देश था जो हमारा अभी भी फ्रेंड है, रशिया, जिससे हम काफी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करते हैं और सैंक्शन लगाता है यूएस उस पे। उनके एक, जैसे कि हिटलर थे ना, हिटलर से जस्ट पहले आपने नाम सुना होगा स्टेलिन, स्टेलिन का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। पूरा नाम था उनका जोसेफ स्टेलिन। 1928 1927 के टाइम पे इन्होंने 5 ईयर प्लान लेके आए थे, राइट। अब मोहनजोदारो वाज एक्सकेवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। मोहनजोदारो में आपने ग्रेट बाथ जरूर सुना होगा, राइट। ग्रेट बाथ में वाटर टैंक था। अब वो वाटर टैंक जो है वो ग्रेट बाथ में आया कहाँ से, वो किस जगह पे रखा जाता था, उसे बोला जाता था कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, सीटाडेल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन ए आप देखिए, यानी कि दुर्ग, वहां से, वहां पे ही ये इस क्षेत्र में किया गया था, मतलब कि उसका उत्खनन, उसको निकाला गया था, एक्सकवेटेड। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास 60 मिनट बची है, हम थोड़ी सी जल्दी करेंगे। अगर ये पेपर खत्म भी हो जाता है तो हम सॉल्यूशन के थ्रू ही वो कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अब हम बात करते हैं, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। कृष्ण भूमि एक मानव निर्मित, क्रोपलैंड इज ए मैन मेड इकोसिस्टम, वेरी लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन क्रोपलैंड। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता दूं क्रोपलैंड होता क्या है, राइट। क्रोपलैंड वो होता है जो कि हम खुद बनाते हैं,
मैन मेड सिस्टम होता है, इकोसिस्टम इंग्लिश में दिखा दिया, हिंदी में भी आपको दे। कृषि भूमि, जहाँ पे जंगल होता है, जंगल को काट के कृषि भूमि बनाई जाती है, उसी को क्रॉपलैंड बोलते हैं। और लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें नहीं होती है, हाई रहती है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी। राइट, यानी ऑप्शन वन ही करेक्ट रहेगा। भारतनाट्यम जो है वो कहाँ से, ये तो बिल्कुल ही इजी है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम मनाया जाता है, मतलब क्लासिकल डांस वहां का है। टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल कौन लेके आया था, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। जो याद रखना है वो कौन सा है, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है वहां पे कौन लेके आया था। अब बताओ, मैरी कॉम नहीं, लोवलिना बोरगोहेन नहीं, चानू का नाम आप मुझे बताओ कि क्या चानू पहला मेडल लेके आई थी 2021 का, कुछ याद नहीं करना, 2024 का ही करना है। बहुत इजी तरीका था। इसमें एक मेडल फेमस है जो कि हमारे लिए सबसे फेमस मेडल, नीरज चोपड़ा का, जो कि सेकंड पोजीशन पे आए थे, और वो आए थे एक खतरनाक बंदा था पाकिस्तान का। आप उसका मुझे नाम बताओ, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, शायद 92.98 मीटर दूर मारा था भाई फेंक के, अरशद नदीम जिसका नाम था। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, आर्गन एक नोबल गैस है, नियोन एक नोबल गैस है, हीलियम एक नोबल गैस है, नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इज कैलकुलेटेड, आर कैलकुलेटेड ऑन, किस आधार पे नेशनल इनकम वो बताई जाती है। नेशनल इनकम का मतलब होता है 40 नंबर, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंट प्राइस जो हमारा होता है ना, करंट प्राइस, इसका मतलब होता है कि भाई नेशनल इनकम, या फिर जो गैप बनाया जाता है उस टाइम नेशनल इनकम के बीच में, और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है और उसको जो कैलकुलेट किया जाता है उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। राइट, यानी कि प्रिवेलिंग प्राइसेस, ऑप्शन फोर। अब बता दें कि प्रोड्यूसर, जो खाने को प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है। जो खाने को प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले खाना जो होता है, प्लांट्स होते हैं, पौधे। ठीक है, पौधों के बाद क्या किया जाता है, उनको कौन खाता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन है रैबिट, रैबिट पौधों को खाता है। पौधों को खाने के बाद जो सेकेंडरी है, रैबिट को कौन खाता है, रैबिट को खाती है लोमड़ी, यहाँ पे जो आंसर गिवन है। लोमड़ी को कौन खाता है, जब लोमड़ी मर जाती है तो बैक्टीरिया उस पर देखा हो ना, कीड़े चल जाते हैं, यानी कि ऑप्शन वन इज करेक्ट। एक एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड वाज रिटन बाई, एलिस एडवेंचर शायद आपने सुना हो। एलिस एडवेंचर एक ऐसी बुक है जो आपने फिल्मों में, शायद इसकी एक मूवी बनाई थी हॉलीवुड वालों ने, नाम तो मुझे खैर याद नहीं है, एक स्टोरी बुक है ये। राइट, स्टोरी बुक क्या होती है, इसमें एक लड़की होती है जो कि जाके गिर जाती है। वो स्टोरी बुक मतलब एक रैबिट होल होते हैं, आपने होबिट एक मूवी देखी होगी, वैसे ही रैबिट होल होते थे, होबिट वन और होबिट टू, जहाँ पे वो सोना वगैरह, एक ड्रैगन था जो आग छोड़ता था, उस तरीके की एक मूवी है ये, स्टोरी है रियल। ठीक है, ये रैबिट होल से जाके गिर जाती है कहाँ पे, ये गिर जाती है मैजिकल लैंड में, जहाँ पे सब कुछ वंडरलैंड टाइप का होता है। उस बुक के बारे में बताया जाता है जिसे लिखा था एलिस, मतलब एलिस के बारे में ये बताया गया था, और वो लिखी गई थी, किसने लिखी थी, लुइस ने लिखी थी, लुइस कैरल। ये 1860 के आसपास की, 19वीं सदी की इसके आसपास ही ये बुक बनाई गई है, बहुत फेमस बुक है। इंडिया में तो खैर इसका इतना प्रचार नहीं होता है। एक बार मैं भाइयों इसको साफ कर लूँ थोड़ा सा, पेजेस को, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम रह गई है। आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम की समस्या रहती है, वरना फिर ये सबमिट हो जाएगा। मैथ वगैरह कराएंगे तो फिर सबमिट हो जाता है, क्योंकि समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, और करने में तो खैर जीएस में इतना टाइम नहीं लगेगा, शायद 10 मिनट में जीएस हमारी हो जाती है, लेकिन समझाने में तो लगता ही है। बस एक पेज और रह गया अपना, खत्म बात। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल होता है हमारा, जो कि 1976 में दिया गया था। प्रियम्बल में हमारे कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये प्रियम्बल में ऐड किए गए थे 76 में, 1976 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट ने 8 अप्रैल 2015 को एक लोन, जो है मतलब कि लोन सबको मिल जाएगा, छोटे फाइनेंस कंपनी और छोटे लेवल पे जो कंपनियां होती हैं उनको लोन मिल जाएगा, ऐसी एक योजना शुरू की थी। उस योजना के अकॉर्डिंग कौन सी वो थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये तो खैर आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे थी, स्टेट में तो केरल में ही हमेशा आएगा, और यूटी की बात करें तो वो लक्षद्वीप आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक तो शायद याद होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है ये फेमस। उनका जन्म कब हुआ था, शायद मुझे जहाँ तक याद है 97, और वो उड़ीसा से बिलोंग करते थे। एग्जैक्टली शायद यही है भाइयों। ठीक है। सी आर दास, आपको याद होगा। वैसे ये सब चीजें तो हम क्वेश्चन के साथ साथ करते जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 47, 2016 में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक अवार्ड दिया गया था भारतनाट्यम का 2021 में, नृत्य कला निधि अवार्ड। याद नहीं करना है, याद कब का करना है, 24 का और 25 का। 21 का बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है कि ये आपको याद करना ही नहीं है, वैसे तो उस टाइम दिया गया था सुब्रमण्यम को। अब फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, राइट। क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट्स बाय यूरोपियन थेरेटिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस। इंडियन क्लासिकल डांस जो कि कलाएं वगैरह बनाते हैं ना, आदिवासी नृत्यों वगैरह को, तो वो कौन, इनमें से कौन सा यूरोपियन नाटक तकनीक वो थे जिन्होंने ये लॉन्च किया था? वो थे उदय शंकर। उदय शंकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि दी थी? ये तो भाई हमने अभी अभी किया था, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था 1919 में जो रोल। पहला ही क्वेश्चन यही था कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने दे दी थी। अब रीजनिंग को अगर इसको देखा जाए कि ये हमारा कैसा बनेगा, पहला क्वेश्चन है, यानी कि एक टोपी नीचे की तरफ होगी, फिर ये ऐसे करके बना दिया जाएगा इसमें से। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक लग रहा है भाइयों? 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3, 4 है। 4 की टोपी नीचे है और पीछे पूरे की तरफ जा रखा है। अब इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। ये इससे पहली फिगर दूसरे से, दूसरी फिगर तीसरे से और तीसरी फिगर चौथे से, तो हमें लास्ट फिगर के बारे में बताना है कि किससे मैच वो करेगी। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सारी फिगर दिखाई दे जाए, राइट। इसमें अगर हम देखें तो भाई दूसरा हमारे को जो लग रहा है, बीच में तो स्क्वायर आएगा। ठीक है। और इसका जो आंसर रहेगा वो बी ही लग रहा मुझे तो, क्योंकि ये आप पोजीशंस देखिए, डी की पोजीशन पहले 1 पे थी, फिर 3 पे थी, पहले 2 पे थी, फिर 3 पे थी, फिर 4 पे थी, फिर वापस हमारी बीच में आ गई, राइट। यानी कि अगर पोजीशन बीच में आ जाती है थर्ड, ये मैं कैसे समझाऊंगा, मैं आपको कभी क्लास में समझाऊंगा भाई। अब अगला एग्जाम्पल हमारा आ जाता है, राइट। इनके बीच का आप गैप देखिए, 92, 9000, फिर 7200, इनके बीच का गैप 1800 है। फिर अगर हम देखें तो ये 1460 का गैप है, राइट। फिर 3686, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो दो ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4600 और 4608। इनके बीच का आपको माइनस कर लेना बार, 0.4 को अगर इसमें से घटाएंगे तो लगभग ये हमारा 4608 ही बनेगा भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा माइनस प्लस कर लेना, इजी है वैसे तो। इसमें अब ये जो डायग्राम बन रहा है वो कैसे बनेगा, एक चोंच यहाँ भी आएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ पे आएगी, राइट। और फिर ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा, फिर डायग्राम में ये होगा, फिर ये होगा, राइट। तो ऑप्शन चौथे क्वेश्चन में हमें ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसी को मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, ये ऐसे बन जाएगा भाइयों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये इस तरीके से बनेगा भाइयों, कुछ खाली रहेगा हमेशा बीच में। ये ऑप्शन कौन सा है, लास्ट लास्ट में ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये टोपी रहेगी, यानी कि ऑप्शन 4। इसको क्लोजली, क्योंकि इसमें तो मैं यार कैसे बता सकता हूँ, इतने सारे डायग्राम दे रखे हैं। इसमें से अब हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा मैच कर रहा है। ये पहले तो एक ऐसे आ जाएगी लाइन, फिर एक ऐसे लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको ये घुमा रखा है, यहाँ पे ये डंडी आ जाएगी, और एक और डंडी आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऑप्शन बी की तरफ बिलोंग कर रहा है भाइयों। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा डाइस का। हमसे पूछा गया है 12 के विपरीत, तो हम ऑप्शन 1 और 2 में देखेंगे, 12 है, 8 है, 12 है, 8 है, राइट। ठीक है। और ऑप्शन 1 में 10 है और इसमें बी है, यानी कि 12 के अपोजिट 8 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। अगर आप तीन ऑप्शन देखेंगे तो उसमें 11 ही बचता है हमारे पास।
क्योंकि 12 के साथ आप पहले ऑप्शन में देखेंगे 8 और 10 नहीं आ सकता, तो 8 और 10 को काट दो। 8 और 9 नहीं आ सकता, तो 8 और 9 को काट दो, तो सिर्फ 11 बचता है। 12 के साथ 10 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, एज पर ऑप्शन 3, मतलब थर्ड फिगर। अब ये को आपको डायग्राम दे दिया गया है। 198, 11, 18, 20, 50, 294। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड आप करके देखोगे तो ऑप्शन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले ऑप्शन इसको करेंगे तो 11 एकम 11, 88 गुना 18 यानी कि 324 बराबर हमारा आएगा 294, और 20 300 से नीचे ही रहेगा, माइनस में ही आंसर आएगा ये हमारा। तो खैर ऑप्शन 2 को करेक्ट करके देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं भाइयों। अब करके देखते हैं, ऑप्शन 2 इसमें ट्राई करके देखते हैं। यह आएगा डिवाइड, यह आएगा प्लस, यह आएगा मल्टीप्लाई, यह आएगा माइनस, यह आएगा इक्वल टू। ये हमारा था 20। अगर इसको करेंगे तो ये आया था 18 पे। 18 गुना 18 जमा 18 गुना 20, ये कितना होगा 360, और 18 378 में से 50 गए तो 294, यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा है। राइट, वैसे आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं गाइस, ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी। नहीं नहीं, ये फॉलो कर रहा है। डिवाइड और प्लस, यहाँ पे 18 जमा 18 गुना 20 घटा 50। 18 गुना 20 360, 378 में से 50 गए 294, नहीं होगा ये ऑप्शन भी। आप ट्राई कर लेना, ये इजी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सम रोजेज आर सम रोजेज आर लिलीज, सम रोजेज आर लिलीज, सम लिलीज आर जैस्मिन, सम लिलीज आर जैस्मिन। अब हमसे पूछा है सम जैस्मिन आर रोजेज, पहला ऑप्शन। सम जैस्मिन आर रोजेज, नहीं भाई ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल जैस्मिन आर रोजेज, ऑल जैस्मिन आर रोजेज, नहीं भाई फॉलो तो ये भी नहीं कर रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये फिर से डायग्राम है, डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि ये डायग्राम है, इसमें कैसे बनेगा। पहले तो ये बन गया, फिर ये बन गया, इसमें से ये कट गया, ये कट गया, फिर ये पूरा ऐसे बन गया, फिर ये टचू टीचू टीचू टीचू। ये किस में फॉलो कर रहा है? टू में ही, टू में भी कर रहा है, वन में भी कर रहा है, लेकिन वन में ये है, ये नहीं है। ये जो ट्रायंगल बाहर निकल रखा है ना, ऑप्शन वन ही होगा इसका। अब इसमें कितने नंबर ऑफ फिगर है उसको काउंट करना है। इसमें हमारी जो नंबर ऑफ फिगर है क्वेश्चन नंबर 11 में, 1 2 3, यार ये पॉइंटर इस पे चलता भी तो नहीं है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ये कैलकुलेट ही कर लेना भाई। यार क्या इतने सारे भाई, मेरे को कोई जुगाड़ अगर आपके पास हो ना, कि मैं इस पे पेंसिल से कैसे लिख सकता हूँ मॉक टेस्ट पे। मतलब कि मेरे पास आईपैड है, आईपैड पे लिखने की अलाउ नहीं करता है एप्पल वाले। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले फिगर में हमारे पास है ये, दूसरे में ये, तीसरे में हमारे पास ट्रायंगल ऊपर आ जाता है, चौथे में ये आ जाता है, तो पांचवे में हमारे पास एक चीज और बढ़ जाएगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक चीज क्या बढ़ जाएगी? ये ऑप्शन हमारे पास फॉलो कर रहे हैं, टू में कर रहे हैं और थ्री में एक चीज और एम बढ़ जाएगी। वायरस जो है इन्फ्लुएंजा से फैलता है, ठीक है, वायरस से इन्फ्लुएंजा हमें होता है। फंगस से क्या होता है? एक बीमारी होती है एस्पर गिलियोसिस, इसे हिंदी में बोलते हैं, आपने बहुत ज्यादा तो नाम नहीं सुना होगा, एस्पर गिलियोसिस, ऑप्शन 4। राइट, फिर से एक डायग्राम आ गया। देखिए इस डायग्राम में पहले में क्या है? एक है, फिर दूसरे में क्या है? 3 डंडियां हो गई, यानी कि 2 डंडियां बढ़ा दी। नेक्स्ट डायग्राम में 5 डंडियां हैं, यानी कि 2 डंडियां और बढ़ा दी। अगले में 2 डंडियां और बढ़ा देंगे, यानी कि 6 7, 7 डंडियां किस में फॉलो कर रही है हमारी? क्वेश्चन नंबर 14 में देखे तो ऑप्शन 2 में कर रही है। इसके ऊपर लिखने का मुझे कोई यार सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। जो विकल्प है वो चुनना है। देखिए 7 से 46 बिलोंग कर रहा है, 7 का स्क्वायर -3। फिर 78 से क्या फॉलो करेगा? 9 का स्क्वायर -3। 11 का स्क्वायर -3 बराबर 118, ये 78, ये 46, ये हमारा ऑप्शन होगा। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। KYIB, KYIB, फिर आता है हमारा IUKF। अगर हम इसको ढंग से देखें, क्वेश्चन नंबर 16 को, इसका नंबर लिख लेते। के का होता है 11,
आई का होता है 9, और थर्ड हमारा होता है जी, जी के एम जे, ये हमारा होता है 7, यानी कि हमारे पास 5 आएगा, यानी कि ई से हमारा स्टार्ट होगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, वाई, वाई का मतलब होता है 25, 25, यू का मतलब होता है 21, इसका मतलब होता है 17, और यहाँ पे जो आएगा 13, 13 किसका होता है, एम का, ई एम से स्टार्ट होगा, वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। अब ये डायग्राम फिर से दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में ये डायग्राम जो है ऐसे ही फॉलो किया जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बनेगा। और ऊपर कितनी डंडी है, 1 2 3 4 5, ये कौन सा फॉलो कर रहा है भाई, ऑप्शन 1 ही फॉलो कर रहा है। अब हमें मिरर इमेज दे दी गई है। सबसे पहले तो मिरर इमेज में ये रहेगा कि लेफ्ट का राइट में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, ए इस तरफ आएगा और उल्टा ए आएगा, ए में ऐसा कुछ लिख रखा है, फिर ये आएगा। ऐसे ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन 1 है, 2 है, यानी 1 और 2 में से आंसर होगा। 1 और 2 को मैच करते हैं, 3 दोनों का सेम है, फोर्थ भी ये 3 3 लिखे हुए दोनों इकट्ठे, ये भी सेम है। 5 की 5 उल्टा लिखा हुआ है, तो 5 किस तरफ आएगा हमारा, 18 के क्वेश्चन में 5 की 0 इस तरफ आएगी, और ये ऐसे बनेगा, अरे ये ऐसे करके डंडा, और फिर ऐसे बनेगा, ये ऑप्शन 2 हमारा फॉलो कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा 19, ये फिर से वही इमेज आ गई, मिरर इमेज आपको फिर से वही निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, 19, 19 में क्या आएगा, सबसे पहले तो डी आएगा भाई, ऐसे करके डी आएगा, हमारे पास ऑप्शन 3 और 4 में ऐसे डी है। अब इनमें मैच करेंगे क्यू, क्यू में इस तरफ आएगा, और क्यू किस तरफ बनेगा भाई, ये इसी तरफ बनेगा जिस तरफ इसका मुंह है, राइट, ये ऑप्शन हमारा 4 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एक फॉलो कराना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 242, 11 76 34 2 32, टाइम कितना रहता है, 40 मिनट, कम ही रहती है, खैर अभी तो हमारा मैथ पड़ा यार। क्वेश्चन करूंगा मैं इसकी पीडीएफ निकाल के, और तब आपको समझाऊं यार। 242 को 11 से पहले क्या करेंगे, डिवाइड, क्या ये डिवाइड डिविजिबल है, बिल्कुल है, पहला और दूसरा तो ठीक, डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू, 11 को भाग किया तो 22 से, 22 में से 76 जमा 68, 68 और 22 कितने होंगे, 90, 90 में से 76 गए, गलत है, ठीक है। अब हमारा इसमें हम कर लेते हैं सेकंड ट्राई, डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इक्वल टू। अब इसको किया तो 22 जमा 76 घटा 34 दूनी 68 बराबर 32, क्या ये फॉलो कर रहा है, 76 और 22 फिर से वही आ गया यार, ये तो माइनस मल्टीप्लाई, सेम ही फॉलो हो रहा है, कुछ खास डिफरेंस तो है ही नहीं इसमें। अब हम थर्ड पे आते हैं, 242 और 11 76 भाग ही नहीं होता भाई, 11 और 76, यानी कि ये तो गलत होगा, ऑप्शन 4 ही करेक्ट है फिर तो, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा नहीं हो रहा तो चौथा ही होगा। अब ये आपको डायग्राम दे रखा है, पहले ये आधा मोड़ दिया, फिर आधा मोड़ दिया, फिर आधा मोड़ दिया, तो जो जीरो इधर है, फिर ट्रायंगल इधर है, फिर ये इधर है क्वेश्चन नंबर 21 में, तो क्या होगा, ये जीरो इधर रहेगी, ट्रायंगल इधर रहेगा, और ये जो है ये इधर फॉलो करेगा, फिर इधर ये जीरो जीरो, ट्रायंगल को आप उल्टा कर देना, ऑप्शन 1। अब कुछ लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में, राइट, अब इन्होंने क्या कहा है कि कितने लोग हैं, 4 2 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोग बैठे हुए हैं। डी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एम, डी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एम, इनका मुंह इस तरफ है तो ये राइट होगा। अब डी और एम के अलावा कोई ऑप्शन है, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एन यहां नहीं आएगा, एन यहां नहीं आएगा। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी यहां नहीं आएगा, और सी यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ,
एफ क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में बैठता है। एन का लेफ्ट क्या है, जैसे कि हमने मान लिया कि भाई नहीं, कोई और पोजीशन देखनी पड़ेगी हमें गाइस। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, डी सिट्स हो गया, एफ सिट्स हो गया। ठीक है, तो अब हमें बैठाना पड़ेगा, डी का और एम का बैठा दिया, अब बैठाएंगे एन, कहीं नहीं बैठेगा। एन और एफ का जो रिलेशन हमको दे रखा है ना, एफ सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एन, यानी कि एन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एन यहाँ ही बैठेगा और एफ यहाँ बैठेगा। ठीक है, नहीं नहीं, एफ एन यहाँ बैठेगा और एफ यहाँ। एफ यहाँ बैठ जाएगा और एन यहाँ बैठ जाएगा। अब हमारे कौन से ऑप्शन रहते हैं, सी और डी। सी यहाँ नहीं बैठेगा, एन यहाँ नहीं बैठेगा, एन तो हटा ही दो और सी भी हटा दो यहाँ से, एन यहाँ से हटा दो तो सी यहाँ बैठेगा। ठीक है, और एक और बच गया, सी डी ई, ई यहाँ बैठ जाएगा। तो अब हमसे पूछा है क्या, इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नेबर एक तो डी है और एक एम है, हमें ऑप्शन में सिर्फ डी ही मिल रहा है। देखिए ये छह, पहला अगर आप देखेंगे हेक्सागन के अंदर छह हेक्सागन है, फिर पेंटागन के अंदर पांच पेंटागन है, स्क्वायर के अंदर चार स्क्वायर है, तो ट्रायंगल के अंदर तीन ट्रायंगल होंगे, वही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। अब एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है कैलिबर, कैलिबर का मतलब ये है, यानी कि सी का मतलब ई बना रखा है, बी का मतलब डी बना रखा है, यानी कि +2 कर रखा है, तो ए का मतलब सी होगा। ठीक है, और यू का मतलब क्या होगा, यू वी डब्ल्यू, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन है हमारा, 40 का 253 से रिलेशन दे रखा है, यानी कि 40 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 23, 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 253, यही फॉलो कर रहा भाई। 30 में से 13 गया, कितना आया हमारे पास 17, 17 को 11 से किया तो आया 187। अब हम करेंगे, किसको करें, पहले को करके देखते हैं, 50 में से 15 गए, कितना आया 35 गुना 11 बराबर 385, यही आंसर है। सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी अपॉन में 100, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा 225, जीरो से जीरो कट गई, 15 का स्क्वायर 225। अब एक शॉपकीपर है, 35% अपने अबोव प्राइस, जो सीपी है, सीपी से 35% अबोव उसको बेच रहा है भाइयों। ठीक है, यानी कि 100 का माल है, उसको 135 पे दे रहा है, और उस पर डिस्काउंट कर रहा है 20% का, यानी उसको बेच रहा है 4/5 में। तो कितना परसेंट आया, 5 से 5 गया तो 27, और 27 चौके 108, 100 का माल 108 में बेच रहा है तो 8% का प्रॉफिट हो गया। यूनिट डिजिट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 78, प्रोडक्ट निकालना, 51 और 78 के बीच में कौन सा होगा, 53 होगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा, फिर 60 नहीं होगा, 61 होगा, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 होगा, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 होगा, 72, 73 होगा, बस। अब इनका मल्टीप्लाई कर रहा है, 9 ये 27, लास्ट में 27 आ गया, 7 का 1 से किया तो 7 आया, 7 का 7 से किया तो 49 का 9 आया लास्ट में, 9 को 1 से किया तो 9 ही आया, 9 ये 27, लास्ट में 7 आया, ऑप्शन 3। अब एक बंदा क्या करता है, एक बॉक्स को 350 पे के नुकसान पे बेच देता है, और बेचता कितने में है, 4650 रुपए में, यानी कि 350 का नुकसान हुआ, बेचा कितने में, 4650 में। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो तो ये हो गई, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इसमें 350 जोड़ लो, वो आएगा हमारा 5000 रुपये का प्रोडक्ट था, 350 का नुकसान कर दिया, टोटल लॉस कितना हुआ, जीरो से जीरो काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो, ये गया 7 पे 7% का। अब एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का 48 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर 48, और दो नंबर हमें दे रखे हैं उनका डिफरेंस, यानी कि x - y बराबर 13। अब हमें क्या निकालना है, नंबर निकालने हैं भाइयों, देखो ऐसी दो संख्या हमें ऑप्शन ही लेनी पड़ेगी। पहला ले लेते हैं, 9 22 - 9, 13 आएगा, आएगा भाइयों, 13 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 22 और 9 का मल्टीप्लाई जो है, इनमें क्या कॉमन है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं भाइयों, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
इनका एच सी एफ तो जीरो है, मतलब वन है, तो एच सी एफ और मल्टीप्लाई 22 गुना 9, वो तो नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन, 6 और 19 ट्राई करते हैं, इनका डिफरेंस 13 है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो एच सी एफ है वो तो कुछ है ही नहीं, वो वन है, तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 3 और 16, इन दोनों का डिफरेंस 13 है, इन दोनों का एच सी एफ 16 गुना 3 है बराबर 48, यही ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, एक कोन है, इसकी जो स्लैंट हाइट है यानी कि ये 5 है, डायमीटर 8 है, तो रेडियस कितना होगा 4। तो आपने एक ट्रिपलेट सुना होगा 3 4 5 का, यानी कि ये 3 हो गई। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 22/7 पाई आर स्क्वेयर, कितना होगा 4 गुना 4। एच हाइट कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई, 3 से 3 गया, 22 चौके 88, 88 से को 4 से किया तो 9 चौके 36, 36 में से 8 गए, दो, यानी कि 352 हमारा आया, डिवाइडेड बाई 7, 7 से किया तो 7 पंजे 35, 50 पॉइंट समथिंग आएगा, वो एक ही ऑप्शन है 2। आफ्टर ए डिक्लाइन ऑफ 15%, 15% इनकम घटने के बाद जो अजय की इनकम है वो 2,12,500 है, राइट, यानी कि 2,12,500, वो है 15% कम, यानी 85/100। तो एक्स कितनी होगी हमारी, इसको काट लेते, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 पंजे 85, 5 की वैल्यू 125 के बराबर है, तो ये हमारी आएगा 25, 25 गुना 100, और बाद में 2 जीरो लगा देना, 25 यानी 2.5 लाख। वैसे आप इस क्वेश्चन को और भी तरीका था, मैं बाद में बताऊंगा कभी मौका मिला तो। 600 मीटर की एक रेस है, यानी कि 600 मीटर की एक रेस है, इसमें ए जो है बी को हेड स्टार्ट दे देता है, यानी कि 600/x में ए निकालता है, और बी को 600 मीटर वही भागता भी है, लेकिन वो उसको उससे डबल भागता है, मतलब कि स्पीड इसकी x है तो इसकी स्पीड 2x है, और वो 5 सेकंड पहले भगा देता है और 20 सेकंड से जीत भी जाता है, यानी 25 सेकंड पहले उससे रेस को खत्म कर देता है, बराबर 25। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, राइट, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1200x, इसका इससे करोगे तो -600x, बराबर 25 गुना 2x। अब इसको करेंगे 600x बराबर 50x, ये इससे गया, राइट, 600/50, इससे ये कट गया, 5 को 60 से किया तो 12 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आई, बिल्कुल सिंपल बेसिक मेथड यूज किया है, तुक्के नहीं मारने हैं। तो फिर एक क्वेश्चन और हमारा आता है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट थे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसमें से एवरेज मार्क्स ऑफ 20 बंदों के तो हैं 70, और 30 बंदों के हैं 80, राइट। अब हमें उन दोनों के बीच की एवरेज निकालनी है, राइट, तो कितनी एवरेज होगी, ये और ये, लास्ट में हमारे पास 2:3 ही बचना चाहिए क्योंकि इतने ही बंदे थे। अब x है, 80 में से x घटाना है, 70 में x जोड़ना है, तो 2 और 3 आना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल हम 4 रख सकते हैं। अब मान लेते कि हमने रख दिया यहाँ पे 76, 80 में से 76 गए तो 4, 76 में से 70 गए तो 6, इसको काटेंगे 2, ये काटेंगे 3। ये बिल्कुल इजी सवाल था, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्लास नहीं दे रहा हूँ, तो आपको सिर्फ वही बता पाऊंगा कि जो आपको आसान तरीका रहेगा। अब मैं 10 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि पेज को क्लीन करना है, प्लेस हमारे पास बची नहीं है, 29 मिनट का टाइम है, कोशिश करेंगे 29 मिनट में ख़त्म ही कर दे। बहुत ज़्यादा पेजेस की अब मैं लास्ट बार मिटा रहा हूँ, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर बचेगा। भाइयों मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो कंप्यूटर में एक्सेल वैक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 ये तो मैंने आपको लाइव क्लास करा के दिखा दूंगा कि कैसे काम करते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को करियर विल या मतलब करियर विल तो नहीं कहना चाहिए, वो तो राकेश यादव सर अच्छे हैं, लेकिन कोई भी ऐप से अब कोर्स वगैरह परचेज मत करना, क्योंकि 15 दिन के अंदर मैं आपको सब कराने की शुरुआत कर दूंगा, और अक्टूबर में आपका सारा कोर्स खत्म करके बैठ जाएंगे हम। अब यहीं से शुरू कर देते हैं भाइयों, एक राइट। तो अब ये क्या क्वेश्चन दे रखा हमको, एक आदमी है, उसने 4200 रुपये पहले साल में दिए और 4410 दूसरे साल में दिए, ब्याज था 5%, पहले साल में 4200,
दूसरे साल में हमें दिया 4410 रुपये, राइट। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में देखें तो 210 रुपये का गैप है, जो कि 5% के इक्वल दे रखा हमको। बहुत सही तरीका है। अगर आप इसको देखोगे ना तो 20% जमा 20 जमा 20 गुना 20/100, राइट। 4 जमा 44, 44 आएगा, राइट। आप उस तरीके से भी देखोगे तो भी यही आंसर आ रहा है। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि हमको ब्याज जो है, क्या हमारे पास रेट था जिसका हमने इतना ब्याज दिया है। अगर हम 5% निकाले तो 4,000 हमारा किसके पास आएगा? वैसे तो बिल्कुल सही आंसर है 8,000 रुपये का। इसका तरीका यही है कि 441 ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 गुना 20 का स्क्वायर है। 20/100 बराबर 5% हमें दे रखा है, तो 5% जो है वो 200 रुपये ब्याज होगा किसका? 4,000 का। और 2 बार में दिया है तो 8,000 रुपये हमारे होंगे। वैसे आप इसको देखते ही तुरंत 200 का गैप 8,000 मार देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वुमेन है जो बाय व्हाट परसेंट शुड ए वुमेन इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार टू रिड्यूस द टाइम ऑफ 80%। एक औरत है, 100 की स्पीड है, उसे 80% टाइम कम करना है, यानी कि 20 पे लेके जाना है, राइट। आप समझ गए, 20 पे लेके जाना है तो कितना इंक्रीज करना होगा? 20 को काट दो, राइट। 20 पे 20 पे लेके जाना है तो 80 कम करना होगा कितने पे? 20 पे, यानी कि 400%। इसको गुना 100 भी कर सकते हो वैसे तो, 5 80 गुना 400, लेकिन परसेंटेज दूर से ही आप समझ जाएंगे कि ये होता है। अब ए बी सी एक काम करते हैं, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में, सी करता है 12 दिन में, राइट। तो इन दोनों इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 2 गुना 5 10 हो गया, गुना 8 किया तो 16 हो गया, गुना 3 किया तो 12 हो गया, 240 आया। ये आ गया 24 पे, ये आ गया 15 पे, ये आ गया 20 पे। अब ये क्या कह रहा है कि 3 दिन तक ए बी सी काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे? 59। 3 दिन में कितना काम करेंगे? 177। टोटल काम था 240, बचा कितना? 63। 63 काम को कौन करता है? ए और सी चले जाते हैं, बी करता है। बी एक दिन में कितना करता है? 15। यानी कि 4 दिन, 4 सही 3/15, इतने दिन में काम करेगा। 4 सही 1/5, यानी कि ऑप्शन ए। अब एक आइसक्रीम वाला है, वो कोन बनाता है 128/3 पाई एंड द हाइट ऑफ द कोन इज डबल द रेडियस। यानी कि हाइट जो है डबल ऑफ रेडियस है, राइट। ठीक है, हमें स्लैंट हाइट बतानी है, यानी कि एल बतानी है ऑफ ए कोन, जिसकी वॉल्यूम दे रखी है हमको 128/3 पाई। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, अब जो मैं आपको एक आसान सा तरीका समझाता हूँ। इन्होंने बोल रखा जो हाइट है उसकी वैल्यू है 2r, और ये है आर, तो ये कितना होगा? 2r² प्लस r², यानी कि √5r²। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू पाई इंटू r²। कितना है? इतना। और h क्या होगा हमारा? 2x। वो कितना दे रखा है? 128/3 पाई। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 से ये 64 पे गया। आर ही है ये, r³ बराबर 64। किसका क्यूब बराबर 64 होता है? 4 का। हमारे पास r की वैल्यू आ गई 4। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू 5r²। √5 × 4 गुना 4, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? √80। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन सा कोप्राइम है? 7 और 35 कोप्राइम नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से कट रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद 32 और 62 देख लेते हैं, ये दोनों 2 से कट रहे हैं। 217 और 651, ये इसका 3 गुना है। 217 को 3 गुना करोगे तो ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन 198 वाला हमारा कोप्राइम बच जाता है। कोप्राइम वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं बस, और एक से, राइट। दूसरे वाला कोप्राइम नहीं होना चाहिए। अब हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स की वैल्यू 5 है और 8 है वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x+1 और y+y-1। इसकी वैल्यू आ गई 5 और 8 से करेंगे तो 6/7। फिर निकालते हैं 2x/2y-3।
इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया तो 13। और अब हम करेंगे वाई प्लस 1/2x-1, ये आ गया 9/9 बराबर 1। अब लास्ट है वाई प्लस 1/3x-y, ये हो गया 8 और एक 9 और एक ये 7। तो सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी वैल्यू है? सबसे बड़ी हमारे पास है 9/7, यानी कि y प्लस 1 और 3x-y, ये सबसे बड़ी है, बाकी सारी इससे छोटी हैं। यानी कि या तो ऑप्शन 2 होगा या 4 होगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं, इससे छोटा 1 है, यानी कि ये आएगी y+1/2x-1, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब आते हैं कंप्यूटर, सबसे इजी सवाल है भाई ये कंप्यूटर के। हेडर और फुटर फुटर हेडर और फुटर जो होते हैं वही एमएस वर्ड में मेन्यूज का काम करते हैं। पेज नंबर का ऊपर देखा होगा ना, जैसे कि मेरी शायद फाइल में आ रहा हो पेज नंबर, या तो यहाँ पे लिखा आता है पेज नंबर 22 या यहाँ पे, यानी कि हेडर या फुटर पे ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस एक्सएल 365, एम एस एक्सएल के काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। जब हम इसमें डाटा एंटर करते हैं एम एस एक्सएल 365 में, स्प्रेडशीट अगर आपको पीपीटी किसी ने कर रखी है तो सबसे सुटेबल तरीका क्या है कि बंदा अपना नाम लिखेगा। आपने कोई भी ऐप हो, आपको टेक्स्ट से ही नाम लिखना पड़ता है, राइट। नंबर क्या होता है 65, ये कोई नाम नहीं होता। करेंसी डॉलर, ये कोई नाम नहीं होता। डेट 24 डेट है, ये कोई नाम नहीं होता, टेक्स्ट ही नाम होता है, ठीक है। अब विच ऑप्शन अलाउ यू टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ ए टेक्स्ट इन पैराग्राफ। अगर आप एम एस वर्ड आपने टाइपिंग सीखी होगी तो उनके बीच में जो स्पेस दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? लाइन स्पेस दिया जाता है। वो बड़ा सा मारते हो ना नीचे खट देसी, उसे ही लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। विच इज द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 व्हेन प्रिंटिंग एन इंटायर वर्कशीट। जब हम एक पूरी की पूरी वर्कशीट, मतलब 1 2 3 4 कितनी बड़ी वर्कशीट हो, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं और वो सारी जो है वो कैसे कंप्लीट की जाती है? जितनी भी एक्टिव वर्कशीट, जैसे कि मेरी लेफ्ट साइड चल रही है ना, 13 नंबर पेज, 14 नंबर पेज, 15 नंबर पेज, इन्हीं को एक्टिव शीट बोला जाता है। और इन्हीं को आप प्रिंट करते टाइम देख सकते हो कि कंट्रोल पी किया तो आपके सामने ऑप्शन आता है करंट पेज। करंट का मतलब ये एक्टिव शीट होती है। थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे ना समझने की तो वही आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या है। अब एम एस एक्सेल, सारे एक्सेल के क्वेश्चन है भाई। यू आर वर्किंग ऑन एक्सेल शीट, एक्सेल मैं एक्सेल शीट का ना एक क्लास दे दूंगा 1 1.5 घंटे की, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हेडर वगैरह, उसी में आप समझ जाएंगे। कंप्यूटर पे दूंगा मैं, लिखवाऊंगा नहीं, इससे ये होता जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे किसी का लैपटॉप मांग लेना एक दिन, मैं समझा दूंगा। हम सब एक लाइव जूम क्लास कर लेंगे। यानी कि यू आर वर्किंग ऑन एन एक्सेल शीट एंड नीड टू इंटायर रो, आपको एक इंटायर रो चाहिए होगी अबोव द करंट रो। जैसे मेरी करंट रो चल रही है, इससे ऊपर पूरी अगर हमें ये रो सेलेक्ट करनी है तो कीबोर्ड में हमें कौन सा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा? अच्छा, कीबोर्ड में शॉर्टकट्स वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप शिफ्ट दबाओगे ना, शिफ्ट और स्पेस बार, तभी होगा। कंट्रोल स्पेस बार वगैरह तो सेलेक्ट हो जाता है। ओल्ट, ओल्ट का मतलब दूसरी टैब पे चले जाते हैं। कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस कुछ नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी आईपी, इसकी लेयर्स होती है। पहली लेयर जो होती है फिजिकल, फिर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट, फिर होती है एप्लीकेशन, फिर होती है डाटा लिंक, फिर होती है इंटरनेट। इसमें से कौन सी नहीं है? फिजिकल हमें दे रखी है, ट्रांसपोर्ट हमें दे रखी है, फिजिकल हमें दे रखी है, एप्लीकेशन हमें दे रखी है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर यहाँ पे नहीं आती है। वो जो 7 लेयर हमारी काम करती है ना, उसी में से होती है। यहाँ पे जो टॉप 4 होती है वही यूज होती है। अब एम एस वर्ड 365, अगर आप कोई सेलेक्ट करते हो टेक्स्ट को एंड देन ब्रैक्स दबाते हो बैक स्पेस की, तो क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है भाई, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सेलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल ए करते हो ना, फिर स्पेस दबा देते हो तो वो डिलीट हो जाता है, पेज बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। हमने सेलेक्ट किया पूरे पेज को, ये कर लिया, अब क्लियर कर दिया, ये स्पेस दबा दिया तो ये पेज क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा सब कुछ। 8वां क्वेश्चन आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन यूजिंग ए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस। भाई कंट्रोल प्लस का मैं समझा देता हूँ, देखो ये होता है कंट्रोल, ये नहीं, ये पहन लेता हूँ। कंट्रोल प्लस और शिफ्ट प्लस,
इसमें क्या होता है, इससे ना अब साइज को इंक्रीज, प्लस का मतलब साइज इंक्रीज, माइनस का मतलब साइज डिक्रीज। अलाइनमेंट के लिए जे वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर था। अब है 365 वर्ड, एमएस वर्ड में इटैलिक में या बोल्ड में बनाने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना पड़ता है। फ़ॉन्ट का अगर हम कलर चेंज करें तो जैसे मैंने कलर चेंज किया भाइयों, जैसे कि मैंने इस कलर की जगह अब मैंने ले लिया रेड कलर, तो हमारा कलर का चेंज हो गया। हाइपर लिंकिंग वो होता है, एक लिंक से दूसरा लिंक खुलते चले जाते हैं टेलीग्राम में। पेज का मार्जिन होता है कि आपके जो एक पेज के दूसरे पेज में मार्जिन होता है, वो कभी एक रखते हो कभी दो रखते हो, उसे पेज मार्जिन बोलते हैं। लास्ट है ईमेल पे आप क्या भेज सकते हो, डिजिटल फोटोज भेज सकते हैं भाई। फोटो आप मेल पे एक दूसरे को भेजते होगे, काफी बार आपने देखा भी होगा, डॉक्यूमेंट भी भेजते होगे। तो ये हमारा टेस्ट था जो कि कंप्लीट हो गया। दोनों ऑप्शन होंगे 45।